वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या 12 की। यह प्रश्न है, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान की चर्चा करें। निश्चित रूप से यह प्रश्न एक साथ ही उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के परंपरागत और सांस्कृतिक विकास के संदर्भों को पूछने का काल है। वैसे भी उत्तर भारत के संदर्भ में गुप्त काल की उत्तर भारत का जो पूरा सांस्कृतिक परिवेश है, जो परंपरा है, और हम व्यवस्थित रूप से कहें तो जो आज का भी संदर्भ है, जो सांस्कृतिक और परंपरा का संदर्भ है, उसको तैयार उसकी जो पृष्ठभूमि है, या कह सकते हैं कि उसका केंद्र बिंदु भूमि जो है वह गुप्त काल ही है। और यही बात चोल काल के संदर्भ में भी है दक्षिण भारत को जब हम विचार करते हैं। ये दोनों काल अपने सिर्फ राजनीतिक महत्व के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि व्यापक रूप से इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को भी प्रभावित किया। आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी इससे बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ। इसी संदर्भ में इस पूरे प्रश्न को देखना है कि इन्होंने कैसे परंपरा और संस्कृति को में अपनी भूमिका निभाई, अपना योगदान दिया। तो गुप्त काल के संदर्भ में तो इतना ज़्यादा है कि आप कई पुस्तकें लिख सकते हैं, कई पुस्तकें पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 250 शब्दों में गुप्त काल और चोल काल के बारे में स्पष्ट रूप से रखना होगा। और ऐसे में इस बात को दिमाग में रखिएगा कि किसी भी तरह की विवाद से बचना होगा। जैसे चोल काल को लेकर वर्तमान में कुछ विवाद चल रहे हैं, तो खैर वो आपके प्रश्न का हिस्सा नहीं है। गुप्त काल के संदर्भ में आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म का अवसान और ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार का एक दौर है। वो ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा का एक दौर है, जिसमें मूर्ति पूजा के अलग अलग विभिन्न तरह की शैलियां विकसित हो रही हैं। इस दौर में हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इस दौर में साहित्य के क्षेत्र में, खासकर संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में व्यापक लेखन देखने को मिलता है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित तमाम तरह के ग्रंथ जो हैं वह इस समय संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसके साथ साथ आप यह भी देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस दौर में ग्रंथ लिखे गए। कालिदास जैसे महाकवि इसी दौर की देन है। साहित्य का भी क्षेत्र इस दौर का प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ अन्य तमाम जो क्षेत्र हैं वह भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हमें संक्षेप में इस प्रश्न में लिखना है। यह इस तरह से लिखा जा सकता है, गुप्त काल भारतीय सांस्कृतिक जीवन के चहुमुखी विकास का काल था। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ इस काल में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर आदि संप्रदायों के अलावा बौद्ध तथा जैन धर्म का भी विकास हुआ। अब यानी इस दौर में एक खास बात देखते हैं कि वैदिक धर्म के अंतर्गत ही, ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत ही व्यापक रूप से अलग अलग पंथ भी विकसित होने शुरू होते हैं, जिसमें वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, सौर है, ये तमाम तरह के जो संप्रदाय हैं वह इस दौर में काफ़ी तेजी से विकसित होना शुरू होते हैं। हरिशेन, कालिदास, वशबंधु, दिगनाग और वात्स्यायन के नेतृत्व में संस्कृत साहित्य, दर्शन, न्याय और व्याकरण की नई मान्यताएं स्थापित हुई। पुराणों और स्मृतियों का संकलन भी इसी समय हुआ। मानसार जैसे ग्रंथ का लेखन और नागार्जुन, आर्यभट्ट, वारामिहिर, कल्याण वर्मन जैसे ज्ञान विज्ञान के विद्वान इसी समय हुए। मथुरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। नागर शैली के मंदिरों के निर्माण में ईंटों और शिखर का प्रयोग इस काल में शुरू हुआ। अजंता, एलोरा, बादामी और बाग के गुफा विहार, चैत्य तथा इनमें चित्रकला के प्रमुख कृतियां इसी काल में निर्मित हुईं। हालांकि सामाजिक परंपरा के स्तर पर गिरावट रही। दास प्रथा का विकास हुआ। स्त्रियों, शूद्र तथा अंत्यन जातियों की संख्या व शोषण दोनों में भारी इजाफा हुआ।
इस संक्षेप विवरण से आपने गुप्त काल के दौरान जो नई प्रवृत्तियां उभर कर आई परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में, आपने उसको लिखने का प्रयास किया, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते, आपके पास शब्द संख्या सीमित है। आप इस प्रश्न को एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको टेबल के फॉर्म में लिख दें, चोल कला और गुप्त काल और चोल काल के संदर्भ में, तो आप उससे भी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके उससे भी परिभाषित करने में आपको शब्दों की संख्या जो है वह कम ही पड़ेगी। इसलिए इस बात का दिमाग में हमेशा रखिए कि जो मुख्य पॉइंट हैं, दरअसल यह जानने की आपसे कोशिश होती है कि आप उस संदर्भ को समझ रहे हैं कि नहीं, उस प्रश्न को समझ रहे हैं कि नहीं, उस काल को समझ रहे हैं कि नहीं, उस काल की जो भूमिका है भारतीय इतिहास में, जिस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न पूछा गया है, उस परिप्रेक्ष्य में उसे समझ रहे हैं कि नहीं, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आप चोलों के बारे में लिख सकते हैं कि अधिकांश चोल शासक शैव थे। चोल काल में वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान और मंदिरों की प्रतिष्ठा बढ़ी। द्रविड़ स्थापत्य कला शैली में तंजावुर का वृहदाश्वर मंदिर, कालहस्ती तथा गंगई कोलचों जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। उन्होंने मूर्ति कला को भी प्रोत्साहित किया, जैसे नटराज की कांस्य मूर्ति। तिरुपतुदेवर ने जीविक चिंतामणि, जय गोंदार ने कलिंग पराणी, कंबन ने रामवतारम, वेंकट माधव ने ऋग्वेद पर अपनी भाष्य की रचना की। समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के चलते मिश्रित जातियों के उल्लेख मिलते हैं। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, उन्हें संपत्ति रखने और बेचने का अधिकार था। देवदासी और दास प्रथा प्रचलित थी। इस तरह से आपने जब संस्कृति का नाम लिया तो संस्कृति में आपने साहित्य के व्यापक परिप्रेक्ष्य को विकसित किया, कला के व्यापक परिप्रेक्ष्य को, चाहे वो चित्रकला हो या मूर्तिकला हो, उसको रखने की कोशिश की। साहित्य में आपने साहित्य के संदर्भ के साथ साथ आपने विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र आदि के संदर्भ में जो लेखक थे उनको भी लिखने का प्रयास किया। और यह प्रयास आपने दोनों पक्षों में, चोल काल के संदर्भ में भी और गुप्त काल के संदर्भ में भी किया। इस प्रकार भारतीय परंपरा और संस्कृति के विकास में गुप्त और चोल काल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।